हेलो लर्नर्स। माय नेम इज अंकुर भारद्वाज और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो राइट नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। देखिए लर्नर्स, ये टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसका पहले ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आप लोगों को। हेरिडिटी क्या होगा वो पढ़ेंगे और एक तरीके से डायग्राम की तरह तरीके से मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बताऊंगा आपको। फिर मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, और ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के रिलेटेड आपको ये बताऊंगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और क्या रोल होता है। तो ये सब बताऊंगा मैं आपको आज की क्लास में। तो ये आज का हमारा पीपीटी रहेगा इस प्रकार। और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बाय अंकुर सर। सो राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्लास। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी टेल यू कि ये जो टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आज की क्लास का ड्यूरेशन एवरेज रहेगा, काफ़ी बड़ी क्लास नहीं रहेगी, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा होगा, थ्योरेटिकल पार्ट कम ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। राइट नाउ आई एम टेकिंग माय पेन so that I can start the class. Here I go. Here we go. हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो पहली चीज जो जनरल चीज जो सबसे समझने में जरूरी है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब तो पर्यावरण, और हेरिडिटी का हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता। और आगे बढ़ते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को देखते हैं। हेरिडिटी को अगर डिफाइन करेंगे तो हेरिडिटी में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हेरिडिटी, ये रहा हेरिडिटी। ये ट्रेट्स होते हैं, द ट्रेट्स गेन्ड बाय अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट, मतलब जो अपने माँ बाप से किसी बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक तरीके से, एंड एंसिस्टर, और जो पूर्वजों से, इज नोन एज हेरिडिटी, उसको कहते हैं हेरिडिटी। दे आर बेसिकली ट्रांसफर टू द चाइल्ड बाय द जीनस, और इनको जनरली ट्रांसफर किया जाता है जीनस के द्वारा। जीनस मतलब एक तरीके से कह सकते हो आपकी जो अपने पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर किए जाते हैं, जीन्स कहते हैं जिसको, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। They are basically transferred to the child by genes. Since they are gained from the previous generations of a family, then they are static by nature. इसमें ये कहने का मतलब है, अगर इसमें ये है कि अगर वो पिछली जनरेशन से ट्रांसफर किए गए, ये में से ये रहा, अगर वो पिछली जनरेशन से ट्रांसफर किए गए अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसको कहते हैं हेरिडिटी। मतलब ये हेरिडिटी के कैरेक्टर्स हैं एक तरीके से, कि ये अपने कुछ प्रीवियस जनरेशन से ट्रांसफर किए जाते हैं। और ये सबसे मेन चीज है इसमें कि ये स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। स्टैटिक सुना होगा आप लोगों ने, मतलब विच इज एट रेस्ट। फिजिक्स में आता है स्टैटिक एट रेस्ट, जो रुका हुआ होता है एक तरीके से। दे कैन नॉट बी चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको पता है कि अगर स्टैटिक है तो मतलब उसमें बदलाव नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू एच ए पीटरसन के अनुसार हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज वन गेट्स फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्टॉक टू हिज पेरेंट। एच ए पीटरसन के द्वारा ये बताया गया कि जो हेरिडिटी होता है ना, वो डिफाइन किया गया कि जैसे कोई बंदा अपने एंसेस्ट्रल स्टॉक, जो पेरेंट से ट्रांसफर किया गया। हेरिडिटी कवर्स ऑल द फैक्टर, और हेरिडिटी में ये सारे फैक्टर इंक्लूडेड होते हैं, जैसे जो प्रेजेंट होते हैं इंडिविजुअल में, व्हेन ही बिगिंस लाइफ नॉट एट बर्थ, मतलब जैसे अपनी जिंदगी शुरुआत करता है ना कि जन्म से, बट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हेरिडिटी कब से स्टार्ट हो जाते हैं किसी बच्चे में। हेरिडिटी ट्रेट्स किसी बच्चे में तब से स्टार्ट हो जाता है जब वो कंसेप्शन में होता है, मतलब कंसीव होता है एक तरीके से, और तब से जब तक वो जन्म लेता है, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ ये ट्रेट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो आपको आ गया होगा समझ में, उम्मीद है। और आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा। यस, मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मैकेनिज्म कैसे चलता है, ये बात समझने लायक है। द ह्यूमन बॉडी हैज 46 क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर, पेयर मतलब जोड़े में होते हैं, जैसे पेयर ऑफ सॉक्स। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। इसमें से जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। और ये किसी बच्चे का सेक्स बताते हैं, मतलब वो बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, लड़का होगा या लड़की होगा।
और बाकी का जो 22 पेयर होते हैं उनको कहते हैं। अभी उसके बाद आउट ऑफ दिस 20 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम इज इट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड। 23 में से आउट ऑफ दिस द 23rd पेयर मतलब टोटल 23 में से जो 23वां पेयर, टोटल 23 है उसका जो 23वां पेयर, लास्ट पेयर, वो को उसको डिटरमाइन करता सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। उसकी वजह से किसी बच्चे का सेक्स डिटरमाइन किया जाता। आ गया समझ में। और बाकी बचे हुए पेयर हैं, मतलब 23 में से एक तो हो गया सेक्स क्रोमोसोम, उसके अलावा 22 पेयर होंगे जो वो होंगे हमारे ऑटोजोम्स। क्या होंगे? ऑटोजोम्स। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन, कंसीव वाली प्रोसेस के थ्रू द मेल एंड फीमेल जर्म सेल यूनाइट एंड फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। ये बात तो सबको ही पता है, जो क्योंकि 10th क्लास में आ जाती है जनरली ये चीजें बायोलॉजी में। इसमें से मेल और फीमेल जर्म सेल होते हैं जो वो आपस में कंबाइंड करते हैं और उसको एक फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, जिसको कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट इज फॉर्म। दिस जाइगोट हैज अ पेयर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। ये जो जाइगोट होता है इसके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये पिक्चर देख लीजिए आप, ये इस पिक्चर से काफी अंडरस्टैंडिंग आएगी आपके। जैसे ये एक्स एक्स है, और आप पहले पूरा बता देता हूँ फिर दिखाऊंगा आपको आगे। प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन इनिशिएट्स व्हेन द स्पर्म फ्रॉम द मेल यूनाइट्स विद द ओव्यूम फ्रॉम द फीमेल। ये पता है कि स्पर्म यूनाइट करता है ओव्यूम के साथ, फीमेल के साथ। द मेल पोजेसेस बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। जो मेल्स में दोनों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इस फिगर में देखिए ये मेल्स है, इसमें दोनों क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक्स बी और वाई बी। ये देख सकते हो आप कि इसमें एक्स बी है और वाई बी। आगे बढ़ते हैं। द मेल possesses both X and Y chromosome while the female has only X chromosome। लेकिन जो फीमेल के पास सिर्फ X क्रोमोसोम होता है, ये फीमेल है हमारी, इनके पास सिर्फ X क्रोमोसोम्स का मतलब पेयर है, और वो सिर्फ X क्रोमोसोम्स का पेयर है। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद जो चीज समझने वाली है, मेमोरी। ओके। और जो भी अपने बच्चे से मतलब पेरेंट का अपने बच्चे में ट्रांसफर होता है उसको हेरिडिटी कहते हैं, ट्रेट्स को जनरली। और क्रोमोसोम्स ऑफ अ मेल दैट इज पास ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। मतलब कई बार ये कंसेप्शन मिसकंसेप्शन आ जाता है कि फीमेल की वजह से किसी बच्चे का सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, जो कि एक मिसकंसेप्शन है, गलत है। दैट इज ड्यू टू द मेल फैक्टर, बिकॉज मेल के बाद से ही दो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स। तो वही एक तरीके से निर्धारित करता है कि बच्चा लड़का हो गया लड़की हो गई। इफ द एक्स क्रोमोसोम्स इज पास्ड ऑन द चाइल्ड इज फीमेल, क्योंकि फीमेल के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास। ये आपको देखिए, जैसे ये फादर के पास दो क्रोमोसोम्स है एक्स वाई, और फीमेल के पास दो क्रोमोसोम्स है एक्स एक्स। ये आपस में कंबाइंड हुए, अगर एक्स एक्स के साथ कंबाइंड हो गया, जैसे एक्स वाई के साथ कंबाइंड हो गया तो ये मेल, और एक्स एक्स के साथ कंबाइंड हो गया तो दैट इज अ गर्ल। तो थोड़ा सा समझने लायक बात है कि फादर के पास एक्स वाई होता तो, और उसके फीमेल के पास दो एक्स होते। एक्स एक्स कंबाइन हो गया तो फीमेल, एक्स वाई कंबाइन हो गया तो मेल, जो बच्चा होगा। ये सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब किसी बच्चे का मेल या फीमेल होना बताते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। से पहले कुछ और बच्चे ये समझनी पड़ेंगे हमें। देयर आर केसेस व्हेन ट्विंस आर बोर्न टू अ कपल। कई बार ऐसा होता है कि जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। When two offsprings are produced by the same pregnancy, they are called twins। जब जुड़वा बच्चे हो जाते हैं उसको कहते हैं ट्विंस। पता ही है मतलब, एक अगर इसको डिफाइन किया जाए कि दो बच्चे पैदा होना और किस प्रेगनेंसी के दौरान, उसको क्या कहेंगे? ट्विंस। साइंटिफिक मतलब थोड़ा डेफिनेशन तौर पे ये होगा। दीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। लॉज ऑफ हेरिडिटी, ग्रेगोर जॉन मेंडल, इनका नाम आपको बिल्कुल याद कर लेना है हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट को समझते वक्त। क्या नाम है इनका? ग्रिगोर जॉन मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन पक्का बनता है इसमें। ग्रिगोर जॉन मेंडल का नाम क्यों जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? क्योंकि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कंसीडर किए जाते हैं। थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च ऑन गार्डन पीस, इनके एक्सपेरिमेंट हुए थे और रिसर्च हुई थी किसके ऊपर? गार्डन पीस के ऊपर। गार्डन पीस का मतलब होता है पीजियम सेटेवियम।
गार्डन पी मतलब पी के प्लांट के ऊपर इन्होंने अपनी रिसर्च शोध की थी। He became the first person to show the inheritance patterns of trait from one generation to another. इनको ये माना जाता है कि ये पहले पर्सन थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इनहेरिटेंस के जो ट्रेट्स होते हैं कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर किया। ही सिलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। इन्होंने 7 पेयर ऑफ ट्रेट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को पेयर को एक तरीके से लिया। 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट मतलब 7 जोड़े अलग अलग 7 जोड़े अलग अलग ट्रेट के यानी कैरेक्टर्स के। रेड येलो एंड कलर्स ऑफ द पोड राउंड एंड रिंकल्ड सीड मतलब जनरल अगर भाषा में समझा जाए तो इन्होंने पोडियम जो प्लांट होते हैं उनके अलग ट्रेट्स लिए, रेड और येलो कलर के। राउंड एंड रिंकल्ड सीड पता होंगे आपको, ये बीजों के प्रकार हैं एक तरीके से। टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स क्रॉस ब्रेड द प्लांट्स टू अंडरस्टैंड देयर इन। अब फिर उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग किया उन पौधों के मतलब प्लांट्स के साथ, और फिर शोध में ये पाया कि मेंडल गेव 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए मेंडल्स ने, जो कि पहला है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल मतलब जो फादर की तरफ से लिए गए हों। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मोनोजाइगोटिक ट्विन, उनको मोनोजाइगोटिक ट्विन बोला उन्होंने। दे डेवलप फ्रॉम द सेम ओम्यून, वो सेम ओम्यून से डेवलप किए थे। रिजेंबल ईच अदर, दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस, और उनको क्या बोला, क्या नाम दिया उन्होंने, आइडेंटिकल ट्विंस। दे हैव द सेम सेक्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डाइजाइगोटिक ट्विन, उनको डाइजाइगोटिक ट्विन भी कहा उन्होंने। दे डेवलप फ्रॉम 2 डिफरेंट ओव्यूम्स, वो 2 डिफरेंट अलग अलग ओव्यूम से बने थे जिनको कहते हैं नॉन आइडेंटिकल। सॉरी, दे डेवलप फ्रॉम 2 डिफरेंट ओव्यूम्स, 2 zygotes, सी पार्टा, दे आर नॉन आइडेंटिकल, वो एक जैसे नहीं थे, और दे मे और मे नॉट बी ऑफ द सेम सेक्स। तो ये एक तरीके से मेंडल्स ने अपने फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, और इसी को फिर आगे देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए ये लॉ ऑफ डोमिनेंस एक तरीके से। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है पहले समझा देता हूँ। मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस स्टेट दैट the allele that express its phenotype in the heterozygous condition is the dominant। इनका मानना ये था कि जो फिनोटाइपिकली जीन्स के वजह से डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब जो दूसरे पे एक तरीके से अपना वर्चस्व रखता हो, प्रभुता की एक भावना रखता हो, उसको कहते हैं डोमिनेंट। मतलब दूसरे पे एक हेडिंग मतलब हेड रखता हो, उसको कहते हैं डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इसीलिए इसका नाम है कि इनकी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में ये बताया था कि ये डोमिनेंट है हमारा। द वन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इज कॉल्ड रिसेसिव। देखिए दो बताए इन्होंने हेट्रोजीनस कंडीशन में, पहले का नाम डोमिनेंट और दूसरे का नाम रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो दूसरे पे अपना हेड ही मतलब जो ऊपर एक तरीके से हेड कर ले उसको। रिसेसिव मतलब जो उस पे डोमिनेंट से रिसेशन आ जाए। रिसेसिव मतलब एक तरीके, रिसेशन ही रिसेसिव, रिसेसिव मतलब दमन कर जाए, उससे दमन कर जाए। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लॉ ऑफ डोमिनेंस इन द अबव एग्जाम्पल, अ क्रॉस बिटवीन 2 हाइड्रोजाइगस टी पी प्लांट इज शोन। एक टी पी प्लांट पे दिखाया गया। द क्रॉस कंटेन ऑफस्प्रिंग ऑफ द फिनोटाइप रेशियो 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो होती है 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो होती है 1:2:1। टी रिप्रेजेंट टॉल पी प्लांट, टी बिकम्स द डोमिनेंट एली while द टी बिकम्स द रिसेसिव वन, जिसमें कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव। देखिए 2 टी हैं, बड़े वाला कैपिटल डोमिनेंट, छोटा टी रिसेसिव। आ गया समझ में? इसको आप दोबारा देख सकते हैं। देखिए मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। हेट्रोजाइगोट्स टस टॉल टीटी, हेट्रोजाइगोस टॉल टीटी। टी जब टी से कंबाइन हुआ, कैपिटल टी जब कैपिटल टी से कंबाइन हुआ तो ये प्लांट काफी टॉल था। बड़ा टी छोटे प्लांट टी से कंबाइन हुआ तो ये हाइड्रोजाइगस टॉल था। फिर छोटा टी बड़े से हुआ तो हाइड्रोगस टॉल था, और छोटा टी छोटे टी से तो हाइड्रोगस ड्वार्फ था। मतलब जब छोटा टी छोटे टी से कंबाइन हुआ तो वो प्लांट ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब एक तरीके से छोटा था, बोना कहते हैं वैसे ड्वार्फ को हिंदी में। छोटा था मतलब साइज उसका जो लेंथ थी, हाइट थी, वो छोटी थी। तो ये मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
इसको आप दोबारा पढ़ सकते हैं एक बार, यहाँ से डेफिनेशन वगैरह या कंटेंट में से जो भी अगर चीज़ क्लियर ना हो तो दोबारा पढ़ने से क्लियर हो जाएगी आपको। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखते हैं, पहले समझते हैं क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल्स सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस states that distribution of pair of trait doesn't influence the distribution of any other of trait। जो मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम ट्रेड्स के, वो दूसरे ट्रेड्स को इन्फ्लुएंस नहीं करते। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? प्रभावित नहीं करते। Mendel's second law of inheritance states that distribution of pair of traits doesn't influence the distribution of another pair of traits। Points to remember phenotype देखिए क्या, the trait that is physically visible। ऐसे ट्रेट जो फिजिकली विजिबल होते हैं उनको कहते हैं फिनोटाइप। समझने वाली बात, फिनोटाइप क्वेश्चन आ जाता है, फिनोटाइप क्या होता है? ऐसे ट्रेट जो फिजिकली विजिबल हो, मतलब जिनको प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकते हैं, उनको कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप स्पेलिंग याद रखनी है, PHENOTYP, फिनोटाइप। फिर आता है जीनोटाइप। क्या होता है जीनोटाइप? ऐसे ट्रेट जो जीन्स डिटरमाइन करता है उनको कहते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो फिजिकली विजिबल हो ट्रेट्स, और ऐसे ट्रेट जो जीनस के द्वारा डिटरमाइन किए जाए उनको जीनोटाइप। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? बोथ द एलील्स ऑफ द जीन्स आर द सेम। दोनों एलील्स होती है जीन्स की वो सेम होती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है? टू डिफरेंट एलील्स ऑफ द जीन आर प्रेजेंट। देखिए होमो मतलब सेम सेम, जैसे होमोजीनस सॉल्यूशन होता है और हेट्रोजीनस सॉल्यूशन होता है। होमो मतलब सेम सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट। ये आ गया समझ में। लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो ऊपर वाले एग्जांपल से ये पता चलता है, द क्रॉस बिटवीन टू राउंड येलो पोर्स इज गिवन। दिस क्रॉस कंसीडर टू डिफरेंट ट्रेस ऑफ पोर्ट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द F2 जनरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उसके बाद इसको समझ लेते हैं। देखिए लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, जो मेंडल ने इस पे पी प्लांट पे कंडक्ट किया था ये अपना रिसर्च। इन्होंने क्या बताया, राउंड येलो सीड हुए हमारे, उसको रिप्रेजेंट किया आर कैपिटल आर वाई वाई से, रिंकल्ड सीड को स्मॉल आर स्मॉल वाई से, राउंड येलो को आर आर वाई वाई, एक बड़ा एक छोटा। फिर उन्होंने उसको आपस में क्रॉस ब्रीडिंग कराया। उसके बाद उन्होंने क्या क्या नतीजे पे पहुंचे वो, कि आर वाई को जब आर वाई से कराया उन्होंने, तो ये उनके अलग अलग ट्रेट्स आए उनके अलग अलग, जिसको येलो को शो करता है राउंड येलो, जिनका नंबर कितना था 9, राउंड ग्रीन का 3, रिंकल्ड येलो का 3 और रिंकल्ड ग्रीन का 1। ये F2 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब जनरेशन का एक फर्स्ट जनरेशन, और F2 जनरेशन यानी सेकंड जनरेशन। ये पेरेंट मान सकते हैं, जैसे पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन में गया, F1 जनरेशन से F2 जनरेशन। तो ये एक तरीके से हुआ है ये कंडक्शन इनका एक्सपेरिमेंट का। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आता तो दोबारा देख लेना इसको डेफिनेट कंटेंट को। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? मेंडल का तीसरा लॉ है इनहेरिटेंस का, ये बात स्टेट करता है that although the alleles of a character remain together for a long time। हालांकि कई बार ये होता है कि इनके एलेलीज लंबे समय तक एक साथ रहते, दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर and separate the time of formation of gametes, so that each gamete is only one allele of state which is either dominant or recessive। इसमें जनरल में ये बताया गया है कि जब वो मिक्सअप करते हैं तो वो कई बार सेपरेट नहीं होते समय अनुसार गैमेट्स, और जिसके कारण ना ही उनमें कोई डोमिनेंट होता है और ना ही कोई रिसेसिव होता है। इट इज ऑल्सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इट हैज नो एक्सेप्शन। ये बात समझने वाली है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है इनहेरिटेंस का, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी कोई अपवाद नहीं है, मतलब इसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन द above example, two copies of each gene separate and result in different gametes, thus they do not mix with each other and separate at the time of formation of gametes। आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट अदर देन द जीनस, दूसरा एनवायरमेंट जीन्स के अलावा। द ट्रेट्स गेन बाय चाइल्ड आर अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट, जो कैरेक्टर्स होते हैं जो चाइल्ड के द्वारा वो अफेक्टेड किए जाते हैं एनवायरमेंट के द्वारा। द ट्रेट्स दैट आर कंस्टिट्यूट बाय द एनवायरमेंट इन द विच चाइल्ड ग्रोस, ऐसे ट्रेट्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पर्यावरण एनवायरमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं जिसमें बच्चा बड़ा होता है, वो उसको कहते हैं एनवायरमेंट
ये एनवायरनमेंट वाले ट्रेट दे आर नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये जनरेशन में पास नहीं होते। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताऊंगा, देयर इट इज डायनेमिक नेचर, तो इसलिए वो डायनेमिक मतलब कॉन्सिस्टेंटली चेंजिंग। डायनेमिक का मतलब होता है जो बदलता रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आपको मैं एक सिंपल भाषा में, जैसे कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, उसको अगर एटमोसफियर अच्छा नहीं मिला, कि उसको बिल्कुल स्लम एरियाज में डाल दिया, तो उसका जो डेवलपमेंट होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो इसको आप समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। If the environment of child changes, these traits can change according to it consist of various like physical, moral, social, economical, cultural and emotional factor। ये अलग अलग फैक्टर होते हैं, ये बदलाव आ जाते हैं इनके कारण। According to any ancestry, the environment is everything that affects the individual except its change। Any ancestry के द्वारा जो environment होता है वो हमारा मतलब जो पर्यावरण होता है वो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल को और उसके जीन्स को। एग्जाम्पल है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे कई बार हो जाता है बच्चे का जो न्यूट्रिशन होता है उसमें कमी हो जाती है, बच्चे की जो न्यूट्रिशन मतलब जो भोजन दिया जाता है उसमें न्यूट्रिशन का क्वांटिटी कम होता है, और उसके कारण इन्वायरमेंटल फैक्टर, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फैमिली एटसेट्रा ये भी प्रभावित होती हैं। तो ये आ गया होगा समझ में आपको। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन था हमारे पास। अभी बस लास्ट रह गया हमारे पास कंटेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रोल रहता है डेवलपमेंट, ये बात समझने लायक है। एन इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ इट्स हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो इंडिविजुअल होता है वो रिजल्ट किस चीज का होता है, हेरिडिटी का भी और एनवायरमेंट का भी। इंडिविजुअल रिजल्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट को। अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ के अनुसार बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये दोनों बराबर के महत्वता रखते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे की ग्रोथ के लिए भी और चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए भी। हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड फैक्टर। जो हेरिडिटी क्या होता है, टोटल सम होता है बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली का मतलब होता है कि ट्रांसमिटेड फैक्टर, while environment is the totality of conditions that affect the behavior and action of the individual। हेरिडिटी को ये बताया गया है कि टोटल बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड फैक्टर होते हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट टोटली कंडीशन होती है जिसमें बच्चे का बिहेवियर और एक्शन इंडिविजुअल का वेरी करता है। हेरिडिटी सेट्स अ रेंज within which an individual development is shaped by the support of opportunities provided by the environment according to the nature versus nurture। ये अप्रोच मैंने बताई थी, नेचर मतलब हेरिडिटी, नर्चर मतलब एनवायरनमेंट। नेचर इज द हेरिडिटी component and nurture from the environment component of the child। It states that individual is a product of its heredity and environment। तो डेवलपमेंट का फॉर्मूला क्या बन गया, ये मैंने पहले भी बताया था, H multiplication, H multiplied by E is the formula for development। Importance of heredity and environment for education। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है शिक्षा के क्षेत्र में, वो चीजें समझेंगे अभी। The development of a child is influenced by both heredity and environment। The knowledge of heredity and environment helps the teacher understand and cater to the varying needs and abilities to the children। The understanding of heredity and environment helps the teacher in finding a variety of differences in the children and provide a congenial environment to the children in which students is treated equally। उसके अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं, ये टीचर ऑर्गेनाइज संगठित करता है करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बच्चों के बेनिफिट्स के लिए। कॉन्जेनिकल का मतलब होता है एक तरीके से बाय बर्थ। तो ये आपको आ गया होगा समझ में। बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की नॉलेज जरूरी होनी चाहिए बच्चों के मतलब एक तरीके से, ताकि हम बच्चों के अलग अलग ट्रेड्स को समझ सके, उनके बिहेवियर को समझ सके। और इसके अलावा ये शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे जैसे टीचर जो शिक्षक होता है वो बच्चों को एक तरीके से अलग अलग स्ट्रेटजी अपना के पढ़ा सके अलग अलग बच्चों के लिए। उसके अलावा बच्चों को टीचर और शिक्षक संगठित कर सके करिकुलर एक्टिविटीज को भी और एक्स्ट्रा करिकुलर के साथ बच्चों के बेनिफिट्स के लिए। और आखिरी चीज ये है कि जो नॉलेज होती है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की, वो इम्पोर्टेंस रखती है टीचर के लिए भी
और एजुकेशनल प्लानर्स पता ही होंगे, जो शिक्षा की करिकुलम यानी पाठ्यक्रम को प्लान करते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग टेक्निक्स एंड रिसोर्सेज कैन चेंज द एजुकेशन सिस्टम टू बेटर। अगर टीचिंग टेक्निक्स का ढंग से उपयोग करेंगे और रिसोर्सेज का ढंग से यूज करेंगे हम, तो ये एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मैक्सिमम लोगों से इसको मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर कीजिए, क्योंकि मैनी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एजुकेशन फील्ड में क्या कर नहीं कर पाते, बेनिफिट नहीं ले पाते फ्री में। तो मैं ऐसे ही अपने वीडियोस अपलोड करता रहूँगा दैट आर फ्री ऑन यूट्यूब। तो ये मैक्सिमम लोगों को तक इसको रीच कराइए, और आई विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड बाय यूर यू कैन से शेयरिंग। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।